नमस्कार। पहलाग। जय हिंद। आज हम शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के पर्वतीय सुदूर क्षेत्र से निकलकर आज पूरे विश्व में एक पहचान बनाने वाले हमारे कवि गीतकार गिरदा को श्रद्धांजलि देते हुए, गिरीश तिवारी जी उनका पूरा नाम था, और कुमाऊं यात्रा के दौरान जब मैं भ्रमण बता तो उनके गांव से होकर मुझे गुजरने का सौभाग्य मिला। गिरदा के उपलक्ष्य में कल एक कवि गोष्ठी हल्द्वानी में भी आयोजित थी। हम वहां पे भी गए। पहली बार लोगों को उनके बारे में कहना सुनना, ये सब हमें सुना, और जिस प्रकार से लोगों ने वो बातें बताई गिरदा के बारे में, वो बहुत ही प्रेरणादायक हैं, उनके संघर्ष के जीवन को दिखाती हैं। साथ में उत्तराखंड की जो कुमाऊनी भाषा है, उसके वाद्य यंत्रों को, उसकी संस्कृति को, उसके पांडुलिपियों को, हमारी पहचान को संजोकर रखने वाले जुगल किशोर पेटसाली जी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे थे। तो मुझे बड़ा गौरवान्वित महसूस हुआ कि मैं उनको जानता था। एक दूरदर्शन में एक धारावाहिक आता था, राजुला माला शाही, गिरदा के ही समकक्ष थे, और उन्होंने अपने ही मेहनत से एक संग्रहालय का निर्माण किया था चितई में। लेकिन सरकार की नीतियां और अफसरशाही की वजह से उनको सही समर्थन नहीं मिला। आज वो पूरा का पूरा संग्रहालय, जो उस क्षेत्र की पहचान बन सकता था, उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार दे सकता था, उस क्षेत्र को एक समृद्धि दे सकता था, कुमाऊं की एक पहचान बन सकता था, वो देहरादून शिफ्ट कर दिया गया, देहरादून यूनिवर्सिटी के अंदर। क्या कारण था कि यहां से वहां भेजना पड़ा? अगर वहां पे होता, उस गांव की पहचान होती। देहरादून को तो दुनिया भर के लोग जानते हैं, लेकिन अल्मोड़ा जिले के बाणीसना क्षेत्र के अंदर पेटसाल को जुगल किशोर पेटसाली जी के नाम से जानते हैं। जहां उनका स्वर्गवास हुआ, जहां उन्होंने अपना जीवन प्रारंभ किया। तो गिरदा के समकक्ष होने के साथ साथ मुझे उनके बारे में भी जानने का मौका मिला। काफी कुछ ऐसी बातें पता चली, कितना संघर्ष रहा उनके जीवन में, किस प्रकार से वो चाहते थे कि हल्द्वानी में भी एक संग्रहालय खुले, किस प्रकार से वो चाहते थे कि गिरदा के साथ साथ उनको भी वो सम्मान मिले। लेकिन हम पर्वतीय निवासी अपने बीच में जो हमारे संस्कृति को सजो के रखते हैं, पर्वतीय समाज को एकजुट करने की बात करते हैं, तो उनको हम उतना महत्व नहीं देते। लेकिन बाहर से आए हुए तथाकथित, जिन्होंने इस पर्वत के लिए कोई कार्य नहीं किया, हमारे पहाड़ी समाज के लिए कोई कार्य नहीं किया, उनको पूरा सम्मान दे रहे हैं, और उस दिखावे की जिंदगी की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हम ये कहते हैं कि जो क्षेत्र है वो हमारी अपनी पहचान है। पहाड़ में या पहाड़ी जो है वो इस क्षेत्र के मूल निवासी हैं। उनको हटाकर आप बाहर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। अगर आप थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएंगे, मैं बच्चा था, 1994 की घटना मैं आपके साथ कहना चाहूंगा। मैं जब बच्चा था, कक्षा 8 में पढ़ता था, 94 में घटनाएं घटी, और जो खटीमा गोलीकांड हुआ, मसूरी गोलीकांड हुआ, मुजफ्फरनगर
रामपुर तिराहा जो कांड हुआ, तो जब मैं पढ़ता था उस समय हमारे गांव में, पिथौरागढ़ जिले का देवलथल क्षेत्र था, तो जो घटना घटती थी हमें तीसरे दिन पता चलती थी। तीसरे दिन ऐसे पता चलती थी आज कोई घटना घटी, क्योंकि यातायात की भी सुविधा बहुत कम थी, पेपर की सुविधा भी कम थी और दूरसंचार की भी सुविधा बहुत कम थी। तो तीसरे दिन हमें पता चलती थी। तो जब ये घटनाक्रम हुआ उत्तराखंड आंदोलन के दौरान, आज कोई घटना घटी तो आज से 3 दिन बाद यानी परसों हमको पता चला। तो जनता में एक आक्रोश था, और जनता का आक्रोश जो है वो एक रैली का स्वरूप ले लिया। जब हम घर से 7 किलोमीटर पैदल चल के अपने स्कूल राजकीय इंटर कॉलेज देवलथल में पहुंचे, तो वहां पर गिरदा के गाने गाए जा रहे थे। हमने कहा ये क्या हुआ। जब हमें पता चला कि हमारे ईजा, चाचा, रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति था जो पहाड़ की लड़ाई लड़ रहा था, उनको सर में गोली मारी गई है पुलिस के द्वारा। और उस टाइम पे मुख्यमंत्री जो थे वो मुलायम सिंह यादव थे, और शराब का बहुत जबरदस्त दौर था। मेरे घर के अंदर भी गुलाब करके जो शराब का पाउच आता था वो हमने देखा है। वो बहुत सस्ता आता था उस टाइम पे, आज के हिसाब से, उस समय के हिसाब से वो महंगा था, लेकिन वो घर घर था। जिस प्रकार से आज सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस ने नशे को हमारे गांव के घर घर तक पहुंचा दिया है, हर जगह पे शराब की भट्टी खोल दी है, उस समय भी उदी नशा हटाओ रोजगार दो का जो नारा था, नशा नहीं रोजगार दो, तो वहां पे वो आंदोलन शुरू हुआ। हम स्कूल पहुंचे तो मैं धन्य हूं, कल मैं बहुत सारे लोगों से भी मिला जो क्रमिक वर्ग था उस समय उत्तराखंड आंदोलन के दौरान। जो उस समय कर्मचारी थे वो बहुत खुल के आए थे। 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने की उन्होंने अपनी पेमेंट नहीं ली थी, उनको पेमेंट नहीं भी मिली थी, कुछ पे केस भी दर्ज हुए थे। तो गिरदा का गाना मैंने पहली बार वहां सुना था, और वो गाना अपने आप में एक आंदोलित करने वाला था। हम लोग बैनर पकड़ के गए थे, अपने स्कूल से लेके कम से कम 2 किलोमीटर नीचे तक हमने पूरा जुलूस निकाला था। और उस जुलूस में क्या दुकानदार, क्या आम आदमी, क्या प्रतिष्ठित आदमी, क्या गरीब आदमी, जिसने भी सुना, उस समय तो आवाज दे के ही सूचना जाती थी, तो उस क्षेत्र के जितने लोग थे, क्योंकि मुंह से जब हम बोलते थे, चिल्ला चिल्ला के बोलते थे, अरे ईजा आजा, अरे बहनी आजा, हमारा ईज मारे लियान, हमारा काक मारे लियान, हमारा आंदोलन मारने वाला आदमी मारे लियान। तो हम जब वो बात हिटिया, जब स्कूल वाला रास्ता जो था कच्चा था, पक्का भी नहीं था, वहां से मेला पानी तक गए थे। बीच में हमारी पटवारी चौकी पड़ती थी, पटवारी चौकी छोड़ के भाग गया था। और वहां पर तब मैंने गिरदा, मुझे याद है, जो लोग शराब की भट्टी को बंद कराने के लिए आंदोलित हुए थे, तो पिथौरागढ़ जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहां पे वो भट्टी थी, गुलाब वहां से मिलती थी, और एक बुंगाछिना में थी जहां इलीगल शराब मिलती थी। तो दोनों तरफ गए। 5-6 दिन हमने ये गाने बड़े याद करे, जो गिरदा के गाने थे हमने बहुत याद करे। और अब मैं आता हूं 2025 में, सीधा 1994 के बाद फिर मैं स्टूडेंट लाइफ में चला गया। स्टूडेंट के बाद मैं कॉलेज आया, कॉलेज के बाद मैं फौज में हुआ, फौज के बाद जब वापस आया तो अभी आता हूं 2025 में, जब मैंने चुनाव लड़ा यहाँ पे मेयर का हल्द्वानी के अंदर। तो तब मुझे दोबारा से गिरदा के गाने सुनने को मिले, क्योंकि जब हम अपने रील बनाते हैं तो उसमें गिरदा के गाने हमने डाले, और वो आंदोलनकारियों के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, एक हमारे लिए एक प्रेरणा है। तब मैंने गिरदा के बारे में पूरा पढ़ा, मैंने अपने बच्चों को बताया, और मैंने अपने बच्चों को पूरी कहानी बताई। मैंने यूट्यूब पे भी देखा, मैंने उसको नेट पे भी पढ़ा, किताब पढ़ी। तो ये सोचिए, हम जब अपने क्षेत्र के लोगों को, और जुगल किशोर पेटशाली जी ने जो योगदान दिया है, अब मैं पेपर में भी पढ़ रहा था, उन्होंने सरकार से भी गुजारिश की, उन्होंने अल्मोड़ा में अफसरों से भी गुजारिश की, लेकिन लोक कलाकार को वो सम्मान और वो इज्जत नहीं मिली। हमें ये सोचना होगा कि हमारे अपने कौन हैं, और बाहर के लोगों के लिए हम रोड का नाम रख देते हैं, बाहर के लोगों के लिए हम
बगीचे का नाम रख लेते हैं, लेकिन इस कुमाऊं के द्वार हल्द्वानी में न हमने गिरदा के नाम से कोई संग्रहालय बनाया, न कोई मूर्ति स्थापित की, न रोड बनाई, न हमने कोई उद्यान बनाया। और वैसा ही हमारा पेटशाली जी के लिए भी था। तो हम नमन करते हैं उनको। उन्होंने हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारे सांस्कृतिक धरोहर को इस प्रकार से संजो के रखा। और मुझे कल सौभाग्य मिला जब मैं उनके बारे में पूरा, आप लाइव देख सकते हैं, मेरे फेसबुक पे भी है, मैंने वो लाइव भी चलाया था। बहुत सारे लोगों की खट्टी मीठी बातें मुझे सुनने को मिली। तो उस प्रकार से, क्योंकि जो दूरदर्शन में हम नाटक देखते थे, मुझे नहीं पता था कि ये हमारे घर के बगल में ये व्यक्ति इतना ऊंचा है, उसको सो सम्मान नहीं मिला, वो सरकार के द्वारा अनुदान नहीं मिला। अगर चाहती तो सरकार उनको आगे बढ़ा सकती थी। गिरदा का जीवन के बारे में कल मुझे एक चीज और पता चली, वो जिस जगह पे रहते थे उसको तो मंदिर बनाना चाहिए था। वो विश्वविद्यालय में पढ़ाने की है। पेटशाली जी की जो पूरा जीवन शैली है और गिरदा या और जितने भी कवि हैं उनकी जीवन शैली हमारे स्कूल में पढ़ानी चाहिए। हर बच्चे को ये पता होना चाहिए कि हम लोगों ने कितना संघर्ष किया है इस राज्य को बनाने के लिए, कितनी हमने कुर्बानियां दी हैं। लेकिन आज वो नदारत है हमारे पूरे के पूरे पाठ्यक्रमों से। हमारे बच्चों को जानकारी नहीं है कि कौन है गिरदा, कौन है पेटशाली जी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने लोक कलाकारों को, अपने बीच में जो इतने महान व्यक्तित्व हैं, उनको अपने बच्चों तक पहुंचाएं। जब मैंने अपने बच्चों को बताया तो मेरे बच्चों में ये इंटरेस्ट जागा कि क्या है वो। तो मैं चाहता हूं कि जिस जगह पे गिरदा रहे या जो क्षेत्र पेटशाली जी का है, वहीं पे संग्रहालय बने और वापस जितनी सामान आपने देहरादून पहुंचाया है, वापस आप एक संयुक्त बना सकते हैं। तो किसी क्षेत्र में सरकार चाहे तो उस गांव का विकास कर सकती है, चाहे गिरदा के गांव का विकास हो, चाहे पेटशाली जी के गांव का विकास हो। उसमें रोजगार क्षेत्रीय लोगों को मिलेगा, और रोजगार आज के लिए नहीं है, बहुत लंबे समय तक चलेगा। जिस प्रकार से कैंची धाम आज विश्वविख्यात हुआ है, तो उसी प्रकार से हमारे लोग भी बहुत हैं। तो ये घटना, तो इसलिए हम उनको नमन करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और आशा करते हैं कि जब भविष्य में कोई भी ऐसी सरकार आएगी जो यहाँ की भाषा, यहाँ की परंपरा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के वाद्य यंत्रों, यहाँ की लोक गायकों, लोक कवियों और लोक कथाओं को प्रचलित करेगी, घर घर तक पहुंचाएगी, लोगों को पहुंचाएगी, उनको जानकारी देगी। हमें दूसरे प्रदेशों या दूसरे देशों के लोगों का सम्मान जरूर करना है, लेकिन अपने लोगों पर अभिमान करना है। अपने लोगों पर एक अभिमान की अनुभूति होनी चाहिए हमारे अंदर की हमारे बीच वो लोग भी थे जिन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन जो है इस समाज और इस समाज को बचाने में खपा दिया। और अंत जब किसी व्यक्ति का जब अंतिम समय आता है तो उसको सम्मान, वो जब उसने पूरा जीवन किसी पर्वतीय समाज के लिए या हमारे समाज की भाषा का विकास के लिए, तो उसको सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। राज्य सरकार 25 साल हो गए, 25 साल में हम वहीं के वहीं अटके हुए हैं। आज भी व्यवस्थाएं वैसी हैं जो 1994 में थी। अगर मैं अपने राज्य की बात करूं, अपने गांव की बात करूं, अपने क्षेत्र की बात करूं, तो आज भी वहां से हमें यहाँ आने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिलती है, डॉक्टर है नहीं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाते हैं तो वहां पे आपको वो सारी फैसिलिटियां नहीं मिलती हैं। सुदूरवर्ती क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, भूस्खलन है, कहाँ आप उनको विस्थापित करोगे। कई समस्याएं जो उस समय थी वो वैसी की वैसी ही। बदला क्या? एक क्षेत्र का विकास किया, देहरादून, हल्द्वानी, कोटद्वार या और जो शहर बनाए, लेकिन उस क्षेत्र का विकास नहीं किया जहां पर वो लोग अभी भी रह रहे हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास रोजगार नहीं है, जिनके पास आय का स्रोत नहीं है। वो क्या करेंगे, कहां जाएंगे, निर्भर किस पे रहेंगे? आज 50% से बढ़कर लगभग डाटा मेरा गलत हो सकता है, 80% जंगली क्षेत्र हो गया। हमारी कृषि भूमि पूरी खत्म हो गई। हम सशक्त थे पहले, लेकिन अब हम निर्भर हो गए हैं बाहर पे। हम पहले जो 20, 25, 30 लाख लोग यहां से पलायन हुए हैं, वो क्यों हुए? ये हमारा सोचने का विषय है। तीसरा स्टिकर आपने देखा होगा, हरियाणा में मनीषा नाम की बेटी के साथ जिस प्रकार से एक अमानवीय कृत्य हुआ,
और जब मैं उसकी पूरी डाटा आपने पढ़ी होगी सोशल मीडिया में, मैं उस समाज को धन्य मानता हूं जो उस गरीब मजदूर जिसके पास चाय पिलाने के लिए पैसे नहीं है इतने लोगों के लिए, वहां का समाज खड़ा हुआ, वहां का समाज खड़ा हुआ और उन्होंने झुकाया सरकार को, पुलिस को झुकाया कि आप यहां पे सीबीआई जांच कराओ। 3 बार उसका पोस्टमार्टम हुआ। कितना जघन्य, जब आप उसको पढ़ेंगे ना आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में, चाहे ज्योति मेर हत्याकांड में, हमारा समाज, हम पर्वत के लोग हैं, जब यहां आए हैं अकेले हैं, कौन हमारी आवाज उठाएगा, कौन हमारी आवाज के लिए खड़ा होगा। सबको दल चाहिए, सत्ता चाहिए, लेकिन जब आपके बात आती है न कोई दल खड़ा होता है, न कोई सत्ता खड़ी होती है। वो किसी भी तरीके से इस आक्रोश को समाप्त करना चाहती है। और एक बेटी का चरित्र हनन जिस प्रकार से पुलिस ने किया है, और उनके परिजन जो हैं, अगर मैं स्टिकर में आपको दिखाऊं तो आप देखिएगा कि जो हमारी बेटी है ज्योति मेर, जिसको क्या संपूर्ण न्याय मिला, उन वीआईपीओ का नाम नहीं आया। अंकिता भंडारी में भी ऐसा हुआ। कल एक पौड़ी के अंदर एक बच्चे ने सुसाइड किया। सुसाइड करने से पहले उसने वीडियो डाला किस प्रकार सत्ता दल, यहाँ पे उसने सत्ता दल के एक युवा मोर्चा के पदाधिकारी के ऊपर, और जो उसकी पुरानी वीडियोज आई हैं जमीन कब्जाने की, गुंडागर्दी करने की, तो क्या ये चीजें होनी चाहिए थी इस शांत राज्य में? क्योंकि कल हाईकोर्ट ने भी कहा है कि क्या कारण है, सरकार से, पुलिस से पूछा है कि एक शांत प्रदेश को आपने गन कल्चर का प्रदेश बना दिया। यहाँ पे आके लोग गोली चला रहे हैं, तलवार लाके किडनैपिंग कर रहे हैं। आप सब ने देखा होगा, वो विजुअल्स लाइव चला था। इसमें हम दल या उसके लिए नहीं जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हम क्यों उस चीज को प्रमोट कर रहे हैं। आपको चुनाव लड़ना है, वो आपका संवैधानिक अधिकार है, जनता ने आपको जिताया है, लेकिन एन केन प्रकरण से आपको अपनी सत्ता की हनक दिखानी है। देहरादून हार गई बीजेपी और नैनीताल हार के जीती है, जीत कर नहीं हारी है, हारी हुई जीती है। लेकिन क्या ये करना जरूरी था? आज एक बहुत लंबा चौड़ा लेख लिखा है पेपरों में हाईकोर्ट ने, और हमारी जो उत्तराखंड कुमाऊं जो उनकी जो आईजी हैं, उन्होंने भी एक चेतावनी दी है पुलिस के अधिकारियों को। लेकिन वहां पे पुलिस के अधिकारी सिर्फ कोतवाल और थानेदार तक ही सीमित हो गए। अगर हम देखें पुलिस के परिप्रेक्ष्य में, अगर मैं सेना में हूं तो सेना में जो हमारे कर्नल साहब होते हैं ना, वो एक यूनिट के बहुत सम्मानित व्यक्ति होते हैं, और वो यूनिट पूरी उन्हीं के दिशा निर्देश पे चलती है। अगर वहां पे कोई गलती होती है, क्योंकि वहां पे भी पद्धति वही है जो पुलिस के अंदर है, रैंक वाइज स्ट्रक्चर है, तो जिम्मेदारी उनकी मानी जाती है। यहां उल्टा है, यहां सस्पेंड किसको किया गया? जो ड्यूटी देके गया, पुलिस कांस्टेबल। अरे उनकी क्या गलती है? यहां पे पुलिस कप्तान की गलती है, उसके लिए आप कुछ नहीं कहते हो। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर यहीं थे कल, हमने कोशिश की थी उनसे मिलने की, नहीं मिल पाए। हम एक ज्ञापन देना चाहते थे उनको कि देखिए नहीं कर पा रही है पुलिस कार्य। क्यों एक दल के साथ जुड़ी हुई है, क्यों संवैधानिक रूप से उनको इतनी पावर दी गई है, तो क्यों वो एक पक्षीय कार्य कर रही है? तो काफी चीजें जो कल हमने देखी हैं, आज आप पेपर उठा के देख लीजिए, पूरा का पूरा पेपर में वही है। कानून व्यवस्था के ऊपर बातें हैं, आपको ये थानेदार कोतवाल को बताया गया है। बनभूलपुरा में आपको याद होगा, हल्द्वानी को अगर कोई जानता है तो बनभूलपुरा नाम से भी जानता है कि यहाँ पे बनभूलपुरा है। और बनभूलपुरा में जो दंगे हुए, उसमें पुलिस के ही लोग जो हैं उनके काफी चोटें आई, उनको पत्थर मारे गए, शीशे मारे गए। महिलाएं जो हमारी बेटी हैं, हमारी शान है, वो अपनी ड्यूटी कर रही हैं, गई हैं, और उनको ऊपर इतना, और जो जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे उनको कल जमानत मिल गई है, कई लोगों को, जिसमें पेपर में आया हुआ है।
जमानत मिली। क्यों मिली? क्या पैरवी ढंग से नहीं कर पाए या साक्ष्य नहीं जुटा पाए? अब सोचिए, जब सारे लोग ऐसे लोग समाज में आ जाएंगे और समाज जब इन लोगों के साथ है तो और इनके जो गलत काम करने की पद्धति है वो बढ़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि जब तक साक्ष्य नहीं होंगे आप न्यायालय में, पुलिस तो आपको अरेस्ट कर लेगी, लेकिन न्यायालय में साक्ष्य न होने की वजह से आपको छोड़ दिया जाएगा। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं। पूरे प्रदेश में शिक्षकों ने कार्य बहिष्कार कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि उनकी, जो मेरा मानना है, प्रधाचार्य के जो पद हैं उनको बेचने से रोका जा रहा है। भाई आप काम कर रहे हैं तो आपको आगे बढ़ने का अधिकार है, लेकिन सरकार चाहती है कि 50% जो हैं वो बाहर से आए और 50% यहाँ से प्रोन्नत हों। क्यों भाई? यानी सोचिए, अगर 100 पद हैं तो 100 पद में 50 जो पद होंगे वो पैसे लेके भरे जाएंगे सरकार के द्वारा, और 50 जो पद होंगे वो सीनियरिटी लेवल से भरे जाएंगे। मैं खुद शिक्षक के परिवार से रहा हूं और मैंने देखा है कितनी कठिनाइयां होती हैं शिक्षकों और कितनी मेहनत से वो लोग सारे कार्य करते हैं। कई साल लग जाते हैं प्रमोट होने में, और आज आप कहते हैं कि हम बाहर से लाएं। क्यों? उन्हीं में उतने अच्छे काबिल टीचर हैं, उन्हीं को आगे बढ़ाइए। क्या जरूरत है आपको बाहर से लाने की? अब आप सोचिए, अगर इसको आप बिजनेस या व्यवसाय में देखेंगे तो अरबों रुपए का साम्राज्य पैदा किया जाएगा। क्यों? पहाड़ियों के साथ ही ऐसा क्यों? उन्हीं में से जो सीनियरिटी है उसके हिसाब से आगे बढ़िए। बहुत अच्छे शिक्षक हैं हमारे पास, हम समर्थन करते हैं उनकी हड़ताल का। बहुत, जहां जरूरत होगी, जहां पे मुझे आना होगा, मैं जरूर आऊंगा उनके साथ, क्योंकि वो मेरे परिवार के हैं। शिक्षक वर्ग मेरे परिवार से हैं, हमारे पिताजी खुद शिक्षक हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि शिक्षा का जो स्तर है वो किस तरीके से खत्म किया जा रहा है, जबकि शिक्षा का वर्ग जो है सबसे उच्च होना चाहिए। अगर भारत रत्न कोई अवार्ड है हमारे प्रदेश में तो शिक्षा के ऊपर सबसे बड़ा देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा से किसी व्यक्ति को बोलने की आजादी मिलती है, शिक्षा से किसी व्यक्ति को आगे बढ़ने की अधिकार मिलते हैं। शिक्षा के द्वारा वो अपने परिवार और अपने उसको समाज में शिक्षित करने के बाद कह सकता है कि हाँ, मैं ये समाज के लिए कार्य कर रहा हूं। लेकिन उसी को जो है सरकार रोकना चाहती है। बहुत अच्छा है, अब उसका असर बच्चों पे पड़ रहा है। मैं पर्वतीय समाज के लोगों से एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा कि विपक्ष जितना मजबूत होगा, या देश के लिए उसको ले लीजिए, क्योंकि मैं बात तो नहीं करता देश की, मैं राज्य की ही बात करता हूं, उसमें भी मैं पहाड़ी समाज की बात करता हूं। मैं कह रहा हूं कि विपक्ष जितना मजबूत होगा समाज के उतने ज्यादा कार्य होंगे। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस ने अपना विपक्षी भूमिका छोड़ दी। पूरे 5 साल 4 साल में अभी जब उनको दर्द हुआ, जब जिला पंचायत में उनको पीटा गया, उनके साथ गलत हुआ, तब उन्होंने आवाज उठाई। अगर वो पहले महीने से चुनाव के बाद लगातार आवाज उठाते तो जनता उनके साथ खड़ी रहती। क्योंकि आप जितना किसी चीज का विरोध करने के लिए प्रमुखता से करोगे, सत्ता पक्ष को डर रहेगा कि वो गलत काम ना करे। लेकिन यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कल एक केस के बारे में मैं सुन रहा था, जब कांग्रेस की सरकार थी तब कुछ ऐसा कृत्य हुआ था, उसको दबाया, और जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार थी और एक ऐसा ही जघन्य हत्याकांड हुआ था, उसमें भी बीजेपी ने उस केस को दबा दिया था। तो ये एक दूसरे के पूरक है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि विपक्ष जितना मजबूत होगा, और विपक्ष कौन? जो नकारात्मकता नहीं चाहिए, विपक्ष वो होना चाहिए जो मुद्दों के ऊपर जनता की आवाज को उठाए और जनता के बीच में जाए, जनता के लिए काम करे और जनता के विकास के लिए काम करे। वो विपक्ष नहीं कि मुझे गड्ढा चाहिए, मुझे ठेका चाहिए, ये नहीं। वो जो जनता के मुद्दों को सही ढंग से उठाए, तो उसको सशक्त करना है। क्यों? आपने देखा होगा महिला अपराध और अत्याचार जिस प्रकार से बढ़ गए हैं, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है
मैं सत्ता पक्ष को इसलिए कह रहा हूं कि केंद्र से लेकर राज्यों में सरकार है, वहां पर इन चीजों को दबाया जाता है। जहां जहां विपक्ष की सरकार है, चाहे वो बंगाल को ले लो, कल एक व्यक्ति मेरे से कह रहा था बंगाल चले जाओ, वहां पे आप बोल के दिखाओ। मेरा गृह राज्य ये है, ये मेरी मातृभूमि है, मैं इसके लिए काम करूंगा। जब जरूरत पड़ेगी मैं जरूर उनके लिए कहूंगा। संपत्ति हमारी भी है, गलत उनके साथ भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हम घर से ही कमजोर हैं, हम घर में ही घिरे हुए हैं, चारों तरफ बाहरी लोगों ने, पहाड़ के मूल निवासियों को पूरा कुचक्र रचा हुआ है हमको पीटने मारने का, तो सोचिए हम क्यों ना अपने को पहले सशक्त करें, उसके बाद ही तो दूसरे को सशक्त करेंगे। एक व्यक्ति ने कल एक कमेंट लिखा था कि हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध क्यों कर रहे हो। मैंने कहा मैं हिंदू होकर हिंदुओं का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ का मूल निवासी हिंदू हूं और बाहर के मूल निवासियों को कह रहा हूं कि हमारा प्रदेश छोड़ो, हमारी शिक्षा छोड़ो, हमारे रोजगार छोड़ो, हमारी जो तुमने पैठ बना रखी है उसको छोड़ो, हमारी राजनीतिक वर्चस्व को छोड़ो, हम लोग आगे जाएंगे ना। हमें अपने ही राज्य में अगर न्याय नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे। क्या मैं महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में जाके कह सकता हूँ कि यहाँ पे जो रोजगार है वो मुझे मिलना चाहिए, लेकिन उत्तराखंड के अंदर बाहर का व्यक्ति कहता है कि यहाँ मैं रहा हूं, 1-2 साल मेरे को हो गए हैं, अब मुझे यहाँ पर रोजगार मिलना चाहिए, वो भी सरकारी रोजगार जो हमारा अधिकार है, जो हमको मिलना चाहिए था। पर्वतीय समाज चाहे वो गढ़वाल उसका हो, हमारा एसटी का रिजर्वेशन, हमारा एससी का रिजर्वेशन, हमारे गांव के गांव आज वीरान हुए। हमारे बगल में जो एससी, जो हमारा शिल्पकार समाज का गांव है, जो व्यक्ति मैंने आज से 40 साल पहले या 39 साल पहले देखा था और आज उसकी तीसरी पीढ़ी है, वो सारे के सारे बेरोजगार हैं। उनको शिक्षा कौन देगा, उनको चिकित्सा कौन देगा, उनको रोजगार कौन देगा। लेकिन बाहर से लोग आए हैं और वो आगे बढ़े हैं। ठेका किसको मिल रहा है? बाहर के लोगों को। क्या यहाँ के लोगों को आत्मनिर्भर नहीं करना चाहिए था? रोजगार गांव में नहीं देना चाहिए था? लेकिन पहाड़ की स्थिति कोई नहीं देख रहा। हमारी लड़ाई जब किसी के साथ नहीं है, हमारी लड़ाई सिर्फ हमारे साथ जो भेदभाव हुआ है उसके लिए है, पर्वतीय समाज के लिए है। क्योंकि ये उस टाइम पे जब आंदोलन हुआ था तो हम लोगों ने ही अपने लोगों को खोया था। आप याद करो, हमारे बच्चों को तो पता भी नहीं होगा कि उत्तराखंड राज्य बनाने में कितनी मेहनत लगी है। तो काफी चीजें ऐसी होती हैं जो हमको अपने आगे वाली जनरेशन को बतानी चाहिए थी। कारण गिरदार के सम्मेलन में मुझे ये चीजें बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आज उनको लेके भी आया हूं। और उत्तर खासी में कल एक झील बनने से जिस प्रकार से घटनाएं हुई हैं, देखो पहाड़ के साथ कितनी बुरी परिस्थितियां हो रही हैं। अभी अभी समाचार आया है कि थराली में जो है वो एक बादल फटा है और नीचे पूरा का पूरा मार्केट दिख रहा है। किसी ने पोस्ट डाली है, हमारे ही कोई मित्र हैं। और सोचिए वहां अब कैसे आप जाएंगे। कल उत्तरकाशी का जो श्याना चट्टी क्षेत्र है वहां पे पुल तक डूब गया। अब हमारी मशीन, अब इसमें हम कहेंगे किसका फेलियर है? आप कहोगे नहीं हमारा फेलियर है। संसाधन किसके पास होते हैं? मेरे पास तो है नहीं कि मैं यहां से संबल लेके जाऊं, गैती लेके जाऊं और नदी की धारा को मोड़ दूं। संसाधन होते हैं सरकार के लिए, और सरकार का कार्य होता है जो चीज चल रही है उसको और अच्छे से करना, और आने वाली संभावनाओं को हम कैसे कर सकते हैं। अब जब पता है कि यहाँ से पहाड़ का मलबा आ रहा है, धीरे धीरे वो नदी को रोकेगा, ये तो सभी को पता है। उस क्षेत्र का एक बच्चा भी देखेगा, अरे ऊपर से बोल्डर आ गया, तल्ली ढूंगल अज्ञान, हमारे यहाँ कहावत है मलबेटा ढूंगनान तल्ली भुजालना। तो ये तो मेरे गांव का बच्चा भी बता देगा जो बिल्कुल स्कूल नहीं गया है, मेरे बूबू भी बता देंगे जो स्कूल में बहुत पढ़े लिखे नहीं है। लेकिन आज हमारे पास एक अच्छी मशीनरी है, आज हमारे पास अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं, आज अच्छा, लेकिन वो काम ही नहीं कर रहे। काम क्यों नहीं कर रहे? पूरा का पूरा घर डूब गए, 2-2 मंजिल के घर डूब गए, बाजार डूब गया, पुल डूब गया, उसके ऊपर 12 गांवों को जाने का रास्ता डूब गया, यमुनोत्री जाने का रास्ता वही है। तो सोचिए हम अपने लिए कहाँ काम कर रहे हैं। क्या ये चीज होनी चाहिए थी? क्या वहां मशीनरी या फिर हमारे पास इतने फेलियर इंजीनियर हैं कि हम नहीं कर पा रहे? कल हमारे क्षेत्र में नहर गवरिंग हुई है, घर नीचे चले गए, नहर ऊपर हो गई, रोड जो है वो ऊपर हो गई। तो ये चीजें होनी चाहिए थी। खुद सोचिए, क्या ये चीजें होनी चाहिए थी? शहरों का जिस प्रकार से फैलाव हुआ है और पहाड़ जिस प्रकार से खोखले कर दिए गए हैं, प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये राज्य जो है हमारा, आपको जीवन देने वाला राज्य है, आपको पानी देने वाला राज्य है, आज उसी को पूरा खोद के रख दिया गया है, आज उसी के साथ पूरा मजाक बना हुआ है। तो
कौन पहले हम लोगों को, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बहुत मेहनत करी थी और एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया कि इस औद्योगिकी के चक्कर में, पैसे के चक्कर में हमारे लोगों को इतना तनाव झेलना पड़ रहा है। और ये सब हो रहा है कहाँ? अब हम बैठे हैं हल्द्वानी में। अब श्यान पट्टी के अंदर जिस परिवार का घर डूबा होगा, जिसका सामान डूबा होगा, जिसका संसाधन डूबे होंगे, वो क्या करेंगे? वो कहाँ जाएंगे? वो किससे अपनी मदद मांगेंगे? सरकार। अब सरकार ही अगर कार्य न करे, अब लोग कहते हैं तुम सरकार के खिलाफ बात मत करो, तुम, अरे भाई आप काम तो करो, हम आपकी तारीफ भी करेंगे। कल मैंने एक पोस्ट डाला, पोस्ट जो है उत्तराखंड के परिपक्ष में, मुझे कम से कम 200 लोगों ने कमेंट किया कि तुम गलत हो। मैं कैसे गलत हो सकता हूं? पहले तो अभिव्यक्ति की आजादी मेरी भी है, मैं वो पोस्ट स्टिकर में लगा रहा हूं, अभिव्यक्ति की आजादी मेरी भी है। ये देखिए, और एक पोस्ट और डाला हूं जो हम दरी बिछाने के लिए, चाय पानी के लिए समाज से अनुदान मांग रहे हैं। उसका कारण बताऊंगा कि मैं क्यों डाल रहा हूं ये मैंने लगा दिया। मैंने लिखा उत्तराखंड, यहां पर बीजेपी और आरएसएस को से हमको जल, जंगल, जमीन, बेटा और बेटी, पहाड़ियों की ये दुश्मन है। क्यों लिखा? पहले तो मैं भी संघ में था, पहले तो मैं भाजपा में था, लेकिन जब हमने देखा कि हमारी तो कोई आवाज ही नहीं सुन रहा, यहाँ तो भाजपा जो है पहाड़ के लोगों के लिए काम कर रही है, हम पहाड़ियों के लिए कहाँ काम कर रही है? न कांग्रेस ने काम किया, आरएसएस ने। अब इसमें दिक्कत आ रही है लोगों को आरएसएस से। देखिए, आरएसएस ने बहुत अच्छे कार्य किए होंगे, मैं उसको मना नहीं कर रहा, बहुत अच्छे कार्य और आगे भी कर रही है। लेकिन क्या उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इसको हम देखेंगे? क्या हमारे पर्वतीय समाज के लिए इन्होंने अच्छा कार्य किया? अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद हम संघ से दूर होना शुरू हो गए, क्योंकि जब आरोप लगे उसको हटाया नहीं गया उस व्यक्ति को। अभी वो संगठन महामंत्री हैं भाजपा के, आरएसएस के द्वारा उत्तराखंड के अंदर, अजय कुमार जी, और अंकिता भंडारी के पिता ने आरोप लगाया। और उस टाइम पे अगर आप दौर देखोगे तो उस टाइम पे लोगों ने कई कमेंट किए, संघ के लोगों ने ही कमेंट किए, महिलाओं के ऊपर किए, लड़की के ऊपर किए। जैसे परसों एक व्यक्ति ने कमेंट किया, तो ये लड़की तो ऐसी है, ज्योति मीर के बारे में। देखो, आप पूरी कहानी जानते नहीं हो, तो जब आप पूरी कहानी अगर नहीं जानते हो तो उस क्षेत्र में आप बेटी या फिर महिला के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते ना। आपको कैसे पता चला कि वो लड़की ऐसी है? किसी को मारने का हक तो संविधान में किसी को भी नहीं है, और मेरे को भी अधिकार है इस लोकतंत्र में कि मैं अपनी बात कह सकता हूँ। मुझे नहीं पसंद है, 4 दिन पहले तक मैं भी वहीं था। कल एक व्यक्ति इसी में लिखता है कि आप बंगाल चले जाओ, आप कांग्रेस के टाइम पे अभिव्यक्ति नहीं कर सकते थे। मानता हूं, बात आपकी हो सकती है सही हो, लेकिन हम बीजेपी की टाइम पे भी तो अभिव्यक्ति नहीं कर पा रहे हैं। भाई, मेरा अधिकार है, मुझे नहीं पसंद है, मुझे उनके यहाँ कार्य पसंद नहीं है। अब उनके कार्य महाराष्ट्र में अच्छे होंगे, केरला में अच्छे होंगे, लेकिन हमारे लिए क्या किया है? हमारे यहाँ रोजगार गया, हमारे यहाँ चिकित्सा गई, हमारे यहाँ पलायन हुआ। और पिछले 25 सालों में भाजपा और कांग्रेस के सरकारें हैं। भाजपा में कौन है? मुख्यमंत्री जो हैं वो आरएसएस के हैं, चिकित्सा मंत्री आपके आरएसएस के हैं, और भी बहुत सारे पदाधिकारी जो आरएसएस के हैं। किया क्या है आपने प्रदेश के लिए? ये बताइए ना, आपने पहाड़ों के लिए किया क्या है? अब जब बात, आप आइए ना, डिबेट में आइए ना, किसी पब्लिक प्लेस पे आइए, लोकतांत्रिक अधिकार है, करते हैं वार्ता। भाई, मेरा अधिकार है, मैं जानता हूं कि गलत है, वहां पे हम गलत हैं। हम कांग्रेस को भी कोसते हैं, हम बीजेपी को कोसते हैं। अभी सत्ता में कौन है? बीजेपी है।
हम बीजेपी को कोस रहे हैं। एक हमारे पूर्व सैनिक भाई हैं, वो कहते हैं कि हमारी जांच जो है LIU से करानी चाहिए। भाई साहब, ये मेरा खाता है, चाय पानी दरी बिछाने के लिए मैं लोगों से अनुदान मांगता हूं। मेरे को 100 रुपया कैश मिला हुआ है, बाकी सारा इसी में है। मैं चुनाव लड़ा अनुदान पे ही लड़ा, और मैं आगे भी चुनाव लड़ूंगा। मैं घोषणा कर रहा हूं अनुदान से ही लड़ूंगा। मत जिताइए, कोई बात नहीं, हो सकता है आपको मेरी वो नहीं है, जरूरत नहीं है, आपको पहाड़ और पहाड़ी समाज के बोलने के लिए गलत है, लेकिन मैं अनुदान से ही चुनाव लड़ूंगा और आगे भी अनुदान से ही कार्य करूंगा। मैं अपना घर तो नहीं फूकूंगा। तो वो कहते हैं कि इनका जांच करानी चाहिए। मैं बिल्कुल तैयार हूं साहब। आपके पास LIU है, आपके पास इंटेलिजेंस है, आपके पास पुलिस है, आपके पास CBI है, आपके पास ED है, आप जांच करा लीजिए। मैं तैयार हूं। मैं कहीं नहीं गया हूं, ना मेरे पास कोई बहुत सारे खाते हैं, ना मेरे पास बहुत सारा संसाधन है। अगर इतना ही संसाधन अगर मेरे पास होता तो मैं अनुदान से चुनाव नहीं लड़ता। मैं भी करोड़ों रुपए खर्च करता। जिस प्रकार से आपने देखा है, चाहे जिला पंचायत चुनाव हो, चाहे क्षेत्र पंचायत चुनाव हो, चाहे आपका मेयर के चुनाव हो या पार्षद के चुनाव हो जो नगरीय क्षेत्र के होते हैं, या ग्राम प्रधान के चुनाव हो, सबको पता है कि पैसे का उपयोग होता है। हम बदलेंगे, बिल्कुल बदलेंगे, और इस पार्टी को बदल लेंगे, क्योंकि अब जो है पहाड़ के लोगों के एक सामान्य वर्ग के पास उनकी आवाज उठाने के लिए कोई नहीं है। पैसे वाले अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो पैसे वाले सिर्फ अपने घर भरने के लिए चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है। वो पैसे वाला भी लड़ेगा और एक सामान्य व्यक्ति भी लड़ेगा, लेकिन जिस प्रकार से धन का उपयोग बढ़ा है, क्योंकि धन, शराब और इन चीजों का उपयोग बढ़ा है, तो चुनाव की महत्वता कम हुई है, भरोसा कम हुआ है। अगर मैं अनुदान लेके चुनाव लड़ता हूं तो आप चेक कर सकते हैं मेरे खाते को कि मुझे कितना अनुदान मिला, कितना मैंने खर्चा किया। मैंने चुनाव आयोग को पूरा ब्यौरा दे रखा है। आप मेरे सारे खाते चेक कर सकते हैं, मेरी पेमेंट चेक कर सकते हैं, जो मेरे को पेंशन मिलती है, मेरे को लोन कितना कटता है। मेरा 2/3 हिस्सा तो लोन पे चला जाता है। जितना भी मेरे को पैसा मिलता है उसका 2/3 हिस्सा मेरे लोन पे चला जाता है। आप चेक कर सकते हैं। तो हमारे समाज की अगर हम बात कर रहे हैं, पहाड़ी समाज की अगर हम बात कर रहे हैं, तो लोगों को मिर्ची लग रही है। लेकिन अगर पंजाबी समुदाय पंजाब की बात करेगा, मराठी समुदाय मराठी बात करेगा, तमिल समुदाय तमिल की बात करेगा, डोगरा समुदाय की बात करेगा, बंगाली समुदाय बंगाली की बात करेगा, आसामी समुदाय आसामी की बात करेगा, मणिपुरी समुदाय मणिपुरी की बात करेगा, नगा समुदाय नगा की बात करेगा, अरुणाचल का व्यक्ति अरुणाचल की बात करेगा, तो जितने भी समाज के लोग हैं उनकी बातें पूरे भारत में चल सकती हैं। लेकिन जब पर्वतीय समाज की हम बात कर रहे हैं कि हमारे पर्वत के समाज के लोगों को हम जागरूक करेंगे, आगे ले जाएंगे, उनके लिए लड़ेंगे, उनके लिए अपना जीवन का हमने संकल्प लिया है कि कार्य करेंगे, तो आप हमें कैसे गलत सिद्ध कर सकते हो कि हम गलत कर रहे हैं? अपने समाज, अपने व्यक्तियों के लिए लड़ना कोई गलत है? आप कार्य करिए, व्यवसाय करिए, लेकिन आप यहाँ पे शासन और प्रशासन वो हमारा होना चाहिए। वो हमारा राज्य है। बाहर के लोग आके आज यहाँ पे शासन चला रहे हैं। आप सबको पता है किस प्रकार से शासन चल रहा है। मैं ही नहीं, मैं तो बीजेपी और संघ में रहा हूं। बीजेपी और संघ में मैंने काम किया है और काफी नजदीकी से जमीनी स्तर पे काम किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा कि खुद वो लोग परेशान हैं, उन्हीं के अंदर बोलने की आजादी नहीं है, बीजेपी और संघ के अंदर। और सबसे ज्यादा परेशानी किसको होती है? उसी की होती है जिसके पास संसाधन कम होते हैं। और महोदय, मैं चाहता हूं कि आप चेक करवाएं, और मैं आपके पास भी आऊंगा। जिस महोदय ने वो लिखा था, मैं आपके पास भी आऊंगा और पहाड़ी समाज की आवाज उठाने के लिए मैं आपसे भी अनुदान मांगूंगा। और मैं जितने भी लोग हैं सबसे कहूंगा कि मुझे जरूर दें। मैंने सीधा सा नारा दिया, 1 रुपया एक दिन का, 30 दिन का 30 रुपया और 365 रुपया 1 साल का हम अपने पहाड़ और पहाड़ी समुदाय के लिए जो आवाज उठा रहे हैं उनको दे सकते हैं। ये बार कोड है। 1 रुपया 1 दिन का अपने पहाड़ और अपने पहाड़ियों के लिए। हम किसी और से मांग ही नहीं रहे, हम सिर्फ पहाड़ और पहाड़ियों से मांग रहे हैं। क्योंकि आज 2 चीजें इसमें जुड़ी हैं। एक, गिरदा का हम वो सांस्कृतिक धरोहर वापस लौटाएंगे। एक, हम पेटशाली जी का जो यहाँ पर अगर भविष्य में आगे बढ़े
अच्छा कार्य किया, समाज ने हमें सहयोग किया, पर्वतीय समाज ने, तो उनका संग्रहालय हम चितई में ही बनाएंगे ताकि वहां के उस गांव को पहचान मिले। हमने देहरादून नहीं जाना है, हमने हल्द्वानी नहीं आना है, मुझे कोटद्वार या रुद्रपुर नहीं जाना है, मेरे गांव की बात मैं पूरे दुनिया तक पहुंचाऊंगा। आज तो सूचना कहां दे, तो अब इनके लिए भी तो कार्य करना है। आज मेरे पास 2 लोग और जुड़ गए, ऐसे हजारों लोग होंगे, कई शहीद हैं। इस हल्द्वानी को जो हमने चुनाव लड़ा था तो हमने कहा था कि इसको यहाँ के लोगों के हिसाब से विकसित करेंगे, नहीं कि देश के लोगों के हिसाब से। उनके नाम पे तो अरबों रुपए की परियोजनाएं चल रही हैं, उनके नाम पे तो बड़े बड़े उद्यान हैं। हमारे लोगों के नाम पे क्या है? ये राज्य हमारा है, राज्य आंदोलन के नाम पे हम बनाएंगे। राज्य में हर व्यक्ति ने सहयोग किया था, उन कर्मचारियों के नाम से हम बनाएंगे। आज परसों मैं बुध पार्क धरना स्थल पे बैठा हुआ था। जो व्यक्ति 1994 में भारत उत्तराखंड सरकार उत्तराखंड राज्य बनाने के लिए लड़ रहा था, वहां वो एक इंक्रीमेंट देने के लिए लड़ रहा है। वहां पे धरना दे रहे थे वो लोग, हमने उनको समर्थन दिया, उन्होंने भी हमको समर्थन दिया जब हम बेटी की न्याय के लिए वहां बैठे हुए थे। लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, हम बात करेंगे। आपको अगर दिक्कत है तो आइए चर्चा करते हैं। तो हम गिरदा के लिए काम करेंगे, हम पेटशाली जी के लिए काम करेंगे, उनके संग्रहालय को वापस जो उनकी पूरी है चितई में ही बनाएंगे और सरकार के माध्यम से ही बनाएंगे। ये कब होगा? जब हमारे लोग जुड़ेंगे, हमारा पर्वतीय समाज खड़ा होगा। क्योंकि जितनी चीजें हुई हैं, हम जैसे मैं एक कमेंट और दूंगा जो मुझे बड़ा याद आ रहा है, उसमें लिखा था कि हम मानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक में हम भी रहे हैं, बीजेपी में हम रहे, हम उनका सम्मान करते हैं, हमने। लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या हो जाता है, जब हमारे पर्वतीय समाज की बात होती है, हमें एम्बुलेंस नहीं मिलती है, हमारे एम्स ऋषिकेश में बनाए जाते हैं, एक इच्छा में, क्या हमको कोई फायदा है उससे? कोई फायदा नहीं है। पहाड़ को क्या मिला? पलायन होकर हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमको क्या मिला है? मेरे गांव में ही प्राइमरी स्कूल बंद हो रहा है, मेरे गांव के बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए जो वहां रह रहा है उसको कौन देखेगा? हमारी रोजगार बाहर लोगों को दिया जा रहा है, यहाँ क्यों हो रहा है? दूसरे राज्य में क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरला में, बंगाल में, हरियाणा में क्यों नहीं कर पा रहे हो? उत्तराखंड राज्य ही आपको मिला। और जब पेटशाली जी कहते हैं कि मेरा संग्रहालय यहाँ बना, तो किसको चाहिए? देखिए, हम हर चीज के लिए विरोध नहीं कर सकते, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो। कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका विरोध करना बहुत जरूरी होता है, जहां पे गलत है। जहां पे अब अंकिता भंडारी में अगर उस जगह पे कोई भी किसी भी परिवार के साथ ये होगा तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? किसका विरोध करेंगे? हम मानते हैं कि बहुत अच्छा कार्य किया आपने, हम आपको हेड ऑफ द सैल्यूट करते हैं, लेकिन जो नीति है जहां पे आप गलत हो उसकी चर्चा कौन करेगा? वही तो होगी ना आपकी 100 अच्छाइयों से एक बुराई बुरी होती है। आप 100 अच्छे कार्य करो, लोग याद नहीं करेंगे, लेकिन आप एक बुरा कार्य करो। अब एक जिस प्रकार से कहावत है हमारे पहाड़ में, एक माछोपुर तालाब खराब करता, पूरे देश में भी है, तो क्या जरूरत थी? हटा देते। आप एक उदाहरण पेश करते। भाई अपने आप में बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या हो जाता है? क्यों बचाया आपने? क्या अंकिता भंडारी हमारे प्रदेश की बेटी नहीं है? आज भिवानी में जो एक कृत्य हुआ है, आज से 3-4 साल पहले राजस्थान के अंदर भी, वहां भी बेटी का नाम वही था और इसी तरह से उसकी हत्या हुई थी। यहाँ पे इस कॉलेज किसका है? वहां पे स्कूल के ऊपर आप आरोप नहीं लगाया, लेकिन बंगाल में आपने मेडिकल कॉलेज के ऊपर हल्ला कर दिया। तो आप लड़ो तो सबके लिए लड़ो ना, सबके लिए समान रूप से लड़ो। ये सीधी सी बात है। हम पहाड़ और पर्वतीय समाज के लिए लड़ेंगे और उसका सहयोग इस मुद्दे से लड़ेंगे। हमें कोई शौक नहीं है कि बाहर के व्यक्ति यहाँ आए और हमारा शासन और प्रशासन चलाए। हम हैं, हमारे लिए ये राज्य बना था, हम यहाँ एक आधार के साथ रहेंगे। जितने भी यहाँ के लोग हैं, चाहे पहाड़ के लोग हों, जनरल कैटेगरी हो, शिल्पकार समाज हो, भोटिया समाज हो, थारू समाज हो, रजवार समाज हो, जो मेरे यहाँ का सबसे पिछड़ा हुआ एसटी वर्ग है, चाहे जौनसारी समाज हो, ये यहाँ के मूल निवासी हैं। बाहर के लोगों को हम क्यों माने मूल निवासी? उनको यहाँ की नागरिकता, उनको अधिकार हम तब देंगे जब हम लोगों को सारे अधिकार मिल जाएंगे। जब हमें ही अधिकार नहीं है, हम खुद दूसरे को पे निर्भर हैं, हम कहाँ जाएंगे? तो ये थी आज की समीक्षा। और जिस प्रकार से कल घटनाक्रम घटा है, और बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे जब मैं इस कवि संगोष्ठी में गया, बहुत कुछ बातें मुझे पता चली कि किस प्रकार से संघर्ष और आंदोलन चलते हैं और किस प्रकार से हमको उसको जमीन पे लाना पड़ेगा।
अपने अधिकारों के लिए, अपने कार्यों के लिए आपको आना पड़ेगा। उसमें आपको संगठन, दल, अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके साथ गलत होगा तो कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। ये हमने यहाँ पे देख लिया है। कोई दल खड़ा नहीं होता, ना सत्ता खड़ी होती है, ना विपक्ष खड़ा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। पहला गिरदा और पेटसाली को दोबारा से नमन, श्रद्धासुमन जरूर उनके लिए कार्य करेंगे। और आप सभी लोगों से निवेदन है, अपने पहाड़ और पर्वतीय समाज को आगे बढ़ाइए, अपने समाज और पर्वतीय समाज के लिए बात करिए। बाहर के समाज के लिए हम बात नहीं कर सकते, उनके लिए उनके लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमारे लिए कौन काम करेगा। जय हिंद, नमस्कार।